हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस कटुमर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर जो हमारा 5 था, लॉज ऑफ मोशन, उसके हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आई थिंक हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं लाइव। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो आपके, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था आपका ये, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान 0.40 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा में फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। देखो, मैं हिंट लिख रहा हूं क्वेश्चन में, केवल पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। बुक आप सबके पास है और आपको पता है, मैंने कहा हुआ है कि क्वेश्चन आप करें तो बुक साथ लेके बैठे। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से यानी किसी पिंड पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वो जो उसकी चाल है वो है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की चाल है, क्लियर है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल है और प्रारंभिक चाल है, ठीक है। तो ये बच्चों कह रहे हैं उत्तर की ओर है, नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ, ठीक है। ओके, कोई द्रव्यमान है, उसका जो द्रव्यमान दे रखा है 0.40 kg आपको दे रखा है, ओके। किसी पिंड पर दक्षिण दिशा में अनुदिश यानी फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, स्थायी बल लग रहा है साउथ की तरफ। स्थायी बल है, नियत बल लग रहा है, ठीक है। 8 न्यूटन का बल लगता है। और बच्चों, ये जो बल है वो 30 सेकंड के लिए आरोपित होता है, ठीक है। ये बल कितने सेकंड के लिए आरोपित होता है? 30 सेकंड के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे t बराबर 0 मानिए, यानी गति शुरू कब हुई? t बराबर 0, प्रारंभ में t बराबर क्या था बच्चों? 0, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि t बराबर 0 पर x बराबर भी 0 है, ठीक है। तो कह रहा है t बराबर -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड पर स्थिति बताइए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है t इज इक्वल टू -5 सेकेंड और 25 सेकेंड, ठीक है, और 100 सेकेंड पर क्या बताइए? स्थिति बताइए। आपको स्थिति बतानी है, x की वैल्यूज बतानी है आपको, क्लियर है। क्वेश्चन दोबारा देख लो। कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है? 0.40 kg, ठीक है। उसकी प्रारंभिक चाल है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है उत्तर दिशा में, नॉर्थ में। अब उस पर बल लगा 30 सेकंड के लिए, 8 न्यूटन का, साउथ में लगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्थिति बताइए। अब बच्चों, क्वेश्चन आपको पता है स्थिति का क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन निकालना है, दूरी बतानी है कि कितनी दूरी वो चला, कि t बराबर -5 सेकंड में कहां पे था, 25 सेकंड में कहां पे था और 100 सेकंड पे कहां पे था, क्लियर है। तो बच्चों देखो, स्थिति बताने के लिए आपको पता है, स्थिति की जब आप बात करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास गति का दूसरा इक्वेशन आता है। अगर आप स्थिति की बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या आता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। इक्वेशन कौन सा आता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कि अगर कोई वस्तु a एक समान त्वरण से u प्रारंभिक चाल से t समय तक गति करती है तो उसके द्वारा t समय में चली गई दूरी ये होती है, ओके। प्रारंभिक चाल आपको दे रखी है, अलग अलग टाइम आपको दे रखा है, 5, 20, -5, 25, 100। तो आपको a चाहिए। क्या चाहिए बच्चों को? a चाहिए। हम त्वरण की बात करें, हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखो, आपको पता है चूंकि f इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन m। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन m। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो दिशा है, जो वेग है 10 मीटर पर सेकंड, वो नॉर्थ में है। फोर्स का लग रहा है साउथ में लग रहा है। तो जैसे मान लो अगर इस तरह माने कि भाई ये नॉर्थ है और ये क्या हो गया? साउथ। तो इधर तो लग रहा है बच्चों फोर्स, और जो वेलोसिटी है वो u इस तरफ है, ठीक है ना। तो आपको कोई एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। चाहे आप फोर्स को पॉजिटिव लोगे तो वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप फोर्स को नेगेटिव लोगे तो आपको वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्लियर है बच्चों। तो हम ऐसा करते हैं, फोर्स को ले लेते हैं पॉजिटिव और वेलोसिटी हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्लियर है। तो मैं इसको बोल रहा हूं -10,
क्योंकि मैंने साउथ डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो बिल्कुल इसी की तरह नॉर्थ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, द्रव्यमान है 0.40, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन मुझे मिलेगा, जो त्वरण मुझे मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा, एक्सीलरेशन हमें मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना मिल गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हमें मिल चुका है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारी t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मुझे t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पर पोजीशन बतानी है। तो पहला मैं ले रहा हूं इसमें कि t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पर, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, जब मैं बात करूंगा -5 सेकेंड पर, तो जो गति शुरू हुई है वो t बराबर 0 से हुई है। तो -5 सेकेंड के लिए त्वरण कितना रहेगा, 0। तो देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सपोज करो x1 मान लिया, ठीक है। x1 u की वैल्यू क्या है, -10, t कितना है -5, a 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पर 10 × 50 मीटर, 50 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। x1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 50 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो -5 सेकेंड पे त्वरण 0 है, क्योंकि गति जो शुरुआत हुई है वो t बराबर 0 से हुई है। तो यहां एक्सीलरेशन क्या रहेगा बच्चों, 0 माइनस नेगेटिव में। सेकेंड, अब कह रहे हैं 25 सेकेंड पे निकालो, तो क्या 25 सेकेंड में एक्सीलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 30 सेकेंड तक फोर्स लगा है, 0 से 30 सेकेंड। तो 25 सेकेंड पर एक्सीलरेशन बिल्कुल है, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं मान लूं x2, तो अब t कितना हमारा 25 सेकेंड, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पर। तो बच्चों t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्थिति आएगी उसे मैं x2 मान लूं, तो x2 u कितना है -10, t है 25 प्लस हाफ, a कितना है 20, ठीक है, और t है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2 देगा 20। तो ये बिल्कुल हमें मिल चुका है माइनस का 25 × 10 250 प्लस 625 यानी 6250 यानी 6000 मीटर। तो 25 सेकंड पर हमारा जो पिंड होगा वो 6000 मीटर की पोजीशन पर होगा, ठीक है। x2 भी आ गया, x2 कितना आ गया, 6000 मीटर, क्लियर है, आर्य बात समझ में। तीसरा बच्चों कह रहे हैं 100 सेकंड। अब आपसे कह रहा है तीसरा कि 100 सेकंड पे बताइए। थर्ड पॉइंट मुझसे कह रहा है कि सर t इज इक्वल टू, किस पे आपको पोजीशन बतानी है, 100 सेकंड पर बतानी है। किस पे बताना है भाई, 100 सेकंड पर। अब आप ध्यान देंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो 30 सेकंड तक लग रहा है, इसका मतलब अगले जो 70 सेकंड है वहां कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां में 2 स्थिति लेने पड़ेंगी कि एक तो देखो 0 से लेकर 30 सेकंड तक तो एक्सीलरेशन लग रहा है। एक्सीलरेशन कितना है भाई, 20, ये दे रखा 20 मैंने निकाला हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब शेष अगले जो 70 सेकंड बचेंगे, जो अगले 70 सेकंड के लिए कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, a इज इक्वल टू 0। फोर्स कांस्टेंट है जो कि 30 सेकंड तक लग रहा है। ये जो 80 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन का सॉरी, ये लग रहा है 30 सेकंड के लिए, यानी अगले 70 सेकंड, क्योंकि टाइम कर रहा है 100 सेकंड, तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो इसी फोर्स के लिए बात करें कि यहां मैं अगर x3 मानूं, x3 इज इक्वल टू, तो क्या बनने वाला है देखो, तो इसे ऐसे बोल दो मैं t1 t2 बोल देता हूं, ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर, ये तो हो गया 30 सेकंड के लिए, ठीक है, प्लस अगले 70 सेकंड के लिए ut2 प्लस हाफ at2 स्क्वायर। अलग अलग स्थिति हो गई ना बच्चों, आगे बात समझ में। t1 है मेरे पास 30 सेकंड, ये t1 क्या है 30 सेकंड, और t2 क्या है 70 सेकंड, क्लियर है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं।
तो आने वाला हमारे पास 100 सेकंड की बात हम कर रहे हैं, तो 30 सेकंड तक तो एक्सीलरेशन लगेगा, उससे दूरी चलेंगे। यू कितना है -10, टाइम 30 सेकंड के लिए 30 प्लस हाफ। 30 सेकंड के लिए हमारे पास एक्सीलरेशन है कितना 20, तो ये हो गया 20 इंटू T1 स्क्वायर। T1 कितना है बच्चों, T1 है 30, 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो गया हमारा पहले 30 सेकंड के लिए। प्लस अगले 70 सेकंड के लिए यू है, बिल्कुल वो तो प्रारंभिक चार्ज है, वो तो रहेगा -10 इंटू T2 कितना है, T2 है 70, और बच्चों ये क्या रहेगा 0, क्योंकि अगले 70 सेकंड के लिए कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो लेट्स सॉल्व इट। इसको हम सॉल्व करें तो बच्चों x3 इज इक्वल टू, देखो 30 इंटू 10 300 माइनस का ये 2 का 20 प्लस का 9000 माइनस का 700। ठीक है बच्चों, समझ गए? ठीक है, -10 इंटू 70 कितना हो जाएगा माइनस का 700। तो ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल आपको कि पहले 30 सेकंड के लिए तो एक्सीलरेशन है, लेकिन अगले 30 सेकंड के लिए कोई एक्सीलरेशन, अगले 70 सेकंड के लिए कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो हमें जो दूरी मिलेगी वो पहले 30 सेकंड के लिए ही मिलेगी। किस लिए मिलेगी बच्चों, पहले 30 सेकंड के लिए ही मिलेगी। ठीक है, और यहां एक बात और ध्यान दें अपन, पहले 30 सेकंड के लिए जो हमें दूरी मिलेगी ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर, तो अब उस 30 सेकंड के बाद अगला वाला 70 सेकंड है। ठीक है, यहां देखो आप ये भी ध्यान रखें, इससे आप कंफ्यूज जाओगे, इसको हम यू नहीं मानेंगे। अब ये पहले 30 सेकंड की बात करते हैं अपन, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 30 सेकंड की बात मैं कर रहा हूं, x3 पहले 30 सेकंड के लिए। तो ये तो निकाला हमने, देखो x3 इज इक्वल टू माइनस का 300 प्लस का 9000, तो x3 मान लो चलो इसे माइनस, ये कितना हो गया 8700 आ गया, 8700 मीटर। ये किसमें, प्रथम 30 सेकंड में, प्रथम 30 सेकंड में दूरी है ये। अब अगला जो 70 सेकंड है, मतलब कण चल रहा है u वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, u वेलोसिटी से चला तो यहां तक हो गई उसकी बात खत्म, यानी यहां तक वो 30 सेकंड तक चलता है, वो यहां पहुंच चुका है। अब बच्चों यहां से अब शुरू करोगे, अब ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, तो यहां आपको वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी अगले 70 सेकंड के लिए, तब जाके 100 सेकंड आ गई। तो इस 70 सेकंड के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जानते हो बिल्कुल आप, सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वैल्यू पुट कीजिए, देखो v इज इक्वल टू u कितना है -10 प्लस a है 20, ये बच्चों 70, तो 1390 आ गया, माइनस का 10 7 दूनी 14, 1400 में से 10 गए तो 1390 मीटर पर सेकंड। समझ गए? यानी 30 सेकंड के बाद अब उसकी जो वेलोसिटी है वो है 1390 मीटर पर सेकंड। अब इस वेलोसिटी से वो चल रहा है अगले 70 सेकंड के लिए, क्योंकि अब एक्सीलरेशन नहीं है। तो अब यहां से लेकर यहां तक दूरी, इसको मैं x3 डैश मान लेता हूं, ये x3 डैश मान लूं मैं, ये दूरी हो गई x3 डैश, और ये मान लेता हूं मैं x3 डबल डैश। तो अब हमारा काम है x3 डबल डैश को निकालना। तो x3 डबल डैश के लिए देखो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। देखो अगले 70 सेकंड के लिए, है ना, आता है शेष 70 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो उस समय x3 डबल डैश मान लेता हूं, x3 डबल डैश क्या होगा, u टाइम हम t2 मान लेते हैं, u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि x3 डबल डैश इज इक्वल टू u कितना है, u वही है हमारे पास माइनस का 10, t2 कितना है बच्चों 70 प्लस a 0 है। तो अगले 70 सेकंड में चली गई दूरी हो गई माइनस का 700 मीटर, माइनस का 700 मीटर। अरे बात समझ में, यह वैल्यू क्या आ रही है हमारा माइनस का 700।
ठीक है। तो u की बात आप जब करेंगे, क्लियर है? अरे u 10 थोड़ा रखना अपन को। u कितना हो गया? 1390 हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो वहां टाइम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो नेगेटिव आ रहा है, चेक करो आपने कुछ। हाँ देखो वहां आप देख रहे हैं, ये टी जो है, टाइम जो है वो 30 सेकंड रखना पड़ेगा हमें। 30 सेकंड तक है ना, 30 सेकंड तक। ये तो अगला 70 सेकंड है वो डिस्टेंस के लिए। तो वेलोसिटी जो है कि 30 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां आपने गड़बड़ी कर दी, यहां रखेंगे 30। ठीक है बच्चों, ये हो गया 600। कैसे पकड़ में आया? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव आ गई। तो आप देख सकते हैं 1390 ना होके v कितना होगा? 590। 590 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब ठीक है ना? ओके, अब ये हो गया हमारा 590 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखें दोबारा। यस, तो v, u की जगह v लिखेंगे हम v। तो v हो गया 590 और t2 कितना है? 70 सेकंड है, प्लस a 0 है। यहां से आप देख रहे हैं बच्चों x3 डबल डैश इज इक्वल टू ये डबल 0 और ये 7 नाम 63 का 3 का हासिल के 6, 7 मुझे 35, 35 और 6 41 होगा ना, 41,300 मीटर। तो यानी अगले इसकी बात हम करें टोटल, अतः 100 सेकंड में चली गई दूरी, अतः 100 सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले 30 सेकंड में कितना चला? 8700 चला था, वो लिखा हुआ है 8700 चला। और फिर अगला चला वो 41,300, 41,300 यानी कितना चला वो? ये 0 8 और 9 10 0 यानी 50,000, यानी 50 किलोमीटर चला वो। ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना? आगे बात में हम 100 सेकंड की बात कर रहे थे, तो 30 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो अगले 70 सेकंड के लिए उसका प्रारंभिक वेग बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज आप ध्यान से रखे करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो, कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ करके, कोई ट्रक विराम अवस्था यानी प्रारंभिक वेग 0, विराम अवस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील है, यानी उसका एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। 6 मीटर की ऊंचाई पर कोई पत्थर बाहर गिराता है, t बराबर 10 सेकंड पर। माने इसने गति करी कितनी? 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड पर कोई व्यक्ति है, वो इस ट्रक की छत से कोई पत्थर बाहर गिराता है, 6 मीटर की ऊंचाई आपको इसमें दे रखी है। तो t बराबर 11 सेकंड पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? t बराबर 11 सेकंड पर, 11 सेकंड पर पत्थर का वेग और त्वरण क्या है? 11 सेकंड पर पत्थर का वेग और क्या पूछ रहा है बच्चों? त्वरण पूछ रहा है। त्वरण क्या है? 11 सेकंड पर वेग और क्या पूछ रहा है? त्वरण। तो क्वेश्चन क्लियर है ना? कोई ट्रक है, वो विराम अवस्था से गति शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। t बराबर 10 सेकंड पर कोई व्यक्ति जो है वो उसकी छत से पत्थर गिराता है 6 मीटर की ऊंचाई पर, और 11 सेकंड पर उससे वेग और क्या निकालना है बच्चों? त्वरण निकालना है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड पे उसको हम निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई पत्थर अपन गिरा रहे हैं, 10 सेकंड में गिरा रहे हैं, तो देखो ट्रक गतिशील है, यहाँ पढ़ा हुआ है हमने, देखो ऊपर वाले एक पैराबोलिक मोशन में हमने प्रोजेक्शनल मोशन पढ़ा हुआ है। ये ट्रक गतिशील है तो उस पत्थर में क्षैतिज वेग तो है ही, और जब गिराएंगे तो उसका कौन सा वेग और होगा, क्षैतिज वेग के साथ साथ ऊर्ध्वाधर वेग भी होगा। तो बच्चों ये परिणामी वेग होगा कि नहीं होगा, यानी उसका क्षैतिज वेग मालूम होना चाहिए, उसका वर्टिकल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, तब आप ये परिणामी वेग निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, इसे निकाल सकते हैं। तो पहले क्षैतिज वेग निकाल के चलें, तो vx इक्वेशन क्या होगा, u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो कह रहे प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो vx u 0, त्वरण है 2 और 10 सेकंड तक गति कर रहा है वो, तो 11वें सेकंड में पूछ रहा है वेग। तो बच्चों vx कितना होगा, 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए vy की जब मैं बात करूंगा, vy की बात करेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर वेग है, vy इज इक्वल टू uy प्लस a बाई टी। vy क्या हो जाएगा, uy प्लस a बाई टी। अब देखो, अब इसका ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वेग तो है हमारे पास, लेकिन ऊर्ध्वाधर जो इसका यहाँ वेग होगा वो क्या होगा, 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं कर रहा, वो क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। तो बच्चों uy होगा 0, और ये गिरेगा तो एक समान त्वरण से गिरेगा, यानी g से गिरेगा। तो ये वही हो गया हमारे पास g और ये t। तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, g के मान आप 9.8 ले लो, और t आपको दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है, t कितना दे रखा है, 10 सेकंड आपको इसमें दे रखा है। क्लियर है, लेकिन एक बात ध्यान दें इसमें, आप 10 सेकंड तक तो वो क्षैतिज दिशा में गति करते हैं, 11वें सेकंड में पूछ रहा है, तो टाइम कितना बचा, 1 सेकंड। बिल्कुल, यहां क्या लिखेंगे आप, 1 सेकंड लिखेंगे, क्योंकि 11वें सेकंड पर हम पत्थर को फेंक रहे हैं। 11वें सेकंड पर 10 सेकंड तक उसमें क्षैतिज वेग था, 11वें सेकंड पर जब बात करेंगे तो टाइम रहा 1 सेकंड, यानी वो 1 सेकंड तक ही नीचे गया, तो t इक्वल टू 1 आ गया। यहां बच्चों vy इज इक्वल टू क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 11 सेकंड पश्चात पत्थर का जो वेग होगा वो क्या होगा, यानी t इज इक्वल टू 11 सेकंड बाद वेग। समझ गया ना, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कितना है, 9.8 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो हो जाएगा सॉल्व भी। तो बच्चों v इज इक्वल टू, तो सब सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर आपको इसमें मिल जाएगा, सॉल्व करने पर 22.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 22.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया उसका क्या, वेग। और त्वरण की जब आप बात करेंगे तो त्वरण तो आपको पता ही है कि क्षैतिज त्वरण 0 होता है, जो ऊर्ध्वाधर त्वरण है वो उसमें रहेगा ag 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसमें ऊर्ध्वाधर त्वरण रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात है, 22.3 मीटर पर सेकंड आएगा वेग, परिणामी वेग। और त्वरण की बात करें 11 सेकंड पर, तो क्षैतिज त्वरण तो 0 होता है, ऊर्ध्वाधर त्वरण स्मॉल g के बराबर रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है और वह लिफ्ट के तुला पर खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है और वह गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है, और वह गतिमान लिफ्ट में
कोई तुला है यानी वेटिंग मशीन तुला पर खड़ा है, ठीक है भाई। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 17 किलोग्राम है और वह गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुला का पाठ्यांक बताओ कब, जब 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से लिफ्ट ऊपर जा रही हो, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रही हो। बी क्या पूछ रहा है आपसे कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे जा रही हो, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जा रही हो। सी पूछ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही हो, ठीक है। तो बताना है तुला के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा। तुला के पैमाने जो वेटिंग मशीन है वो कितना बताएगी, तुला के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 17 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, वो लिफ्ट में खड़ा हुआ है, लिफ्ट में मशीन लगी हुई है। तो मैं इसमें ए पोर्शन लेता हूं, देखो अब मान लो ये हमारे पास कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको पता है एम जी लगेगा नीचे और जो प्रतिक्रिया बल है रिएक्शन फोर्स का लगेगा आर ऊपर। अगर 10 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो v है वो है 10 मीटर पर सेकंड जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, यानी एक्सीलरेशन 0 होगा। तो हमें जो तुला का पाठ्यांक मिलेगा वो मिलेगा r, यानी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mg मिलेगा। r क्या मिलेगा बच्चों, mg मिलेगा, mg। क्लियर है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो r इज इक्वल टू m कितना 70, g कितना 9.8। तो यहाँ r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, देखो 7 और 56 और 7 9 63 और 5 68.6, ठीक है। और ये 70 है तो यानी ये हट जाएगा यहाँ से, यानी r इज इक्वल टू 686 न्यूटन मिल गया, यानी r कितना मिल गया 686 न्यूटन, ठीक है। 686 न्यूटन। सेकंड लेते हैं कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है, सेकंड लेता हूं मैं, लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है। अब लिफ्ट नीचे आएगी तो आपको पता है कि आर किस तरह चेंज होगा, कि भाई हमारे पास ये कोई द्रव्यमान था, नीचे लग रहा है एम जी, ठीक है, ये लग रहा है ऊपर आर। लिफ्ट नीचे आ रही है एक समान त्वरण ए से, तो फोर्स लगेगा एम ए। कितना लगेगा फोर्स, एम ए। क्लियर है। तो नीचे की बात आप कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दे रखा है इसमें। तो आप जो परिणामी बल आर की बात करेंगे तो देखो क्या लगेगा, नीचे दिख रहा है आपको कि नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये होगा नीचे की ओर परिणामी बल, बल हमेशा एम ए के बराबर होता है। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं कि आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए, यानी आर इज इक्वल टू एम कितना है, एम है 70, जी है 9.8 माइनस ए कितना है 5। तो बच्चों आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 70 इंटू, तो 9.8 माइनस 5.0 एंड 3.8, इसका गुना कर लो। आर इज इक्वल टू, तो 7 और 56 6 का 5, 7 1 के 5 26, 266 न्यूटन। आर कितना मिलेगा, 266 न्यूटन, ठीक है। तो ये कब मिलेगा, जब लिफ्ट आ रही हो, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है बच्चों। सॉरी 4.8 आएगा, 4.8, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 और 5 33, 366 आएगा, सॉरी 366 न्यूटन। 28 और 5 33 आएगा बच्चों, 33 सॉरी 336 आएगा। क्लियर है, ठीक, गुणा भाग आप कर सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास जब वो नीचे जा रही है। अब सी की बात करें, सी में कह रहा है ऊपर जा रही है, इतने ही त्वरण से ऊपर जा रही है। अब बच्चों इतने ही त्वरण से सी वाले में ऊपर जाएगी, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, एम ए।
तो फिर क्या इक्वेशन होती है हमारे पास, ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा आर माइनस एम जी, ये लग रहा है एम ए के बराबर। तो बच्चों यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। समझ रहे हो इस बात को? देखो मैं दोबारा बना दूं, ये कोई व्यक्ति है लिफ्ट में, ठीक है ना, और इस तरह नीचे फोर्स क्या लगता है, एम जी लगता है, और ये होता है प्रतिक्रिया बल आर। अब कह रहा है ऊपर जा रही है तो ऊपर लगेगा फोर्स कितना, एम जी। तो ऊपर क्यों परिणाम बल क्या होगा, आर माइनस एम जी बराबर एम। तो आर का मतलब एम टू जी प्लस ए। तो आर इज इक्वल टू एम कितना है, एम है 70, जी है 9.8 प्लस ए कितना है बच्चों 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर इज इक्वल टू 70 इंटू, ठीक है 9 और 5 14.8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आर इज इक्वल टू, जब सी वाले पोर्शन की बात आप करते हैं, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो 1036 न्यूटन आपको यहाँ मिल जाता है, 1036 न्यूटन। अब आ जाओ डी वाले पोर्शन पे। तो इंपॉर्टेंट क्या कह रहे हैं, यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए और लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरे, लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरे, लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरे तो क्या होगा पाठ्यांक। आपको पता है जब मुक्त रूप से नीचे गिरती है उस समय ए बराबर क्या हो जाता है, जी हो जाता है। मुक्त रूप से नीचे गिरेगी तो आपको पता है क्या होता है, ये मान लो एम जी है, ये आर है, ये नीचे गिरेगी तो ये एम जी हो जाता है, ए बराबर जी। तो यहां से आप देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है हमें, कि जो आर की वैल्यू हमें मिलेगी, जो वेट की बात आप करेंगे तो आर प्लस एम जी, ठीक है, आर प्लस एम जी, यानी जो हम बात कर रहे हैं एम, ऊपर की बात आप कर रहे हैं एम जी माइनस ए, आप वहां से भी ले सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये आर है, ये एम जी है, ये क्या है बच्चों, एम जी। लिफ्ट नीचे गिरेगी तो नीचे क्यों परिणाम बल कितना होगा, नीचे क्यों बात हो, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। बच्चों यहां से एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू आर, तो आर क्या हो जाएगा, 0, यानी प्रतिक्रिया बल का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी इसे बोलते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता की अवस्था। क्या बोलेंगे इसको, भारहीनता की अवस्था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13? ओके। ऐसे बच्चों क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में आपसे क्या कह रहे हैं कि दो ब्लॉक आपको दे दिए, दो ब्लॉक आपको दे दिए, एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, इसका जो मास है वो है 20 किलोग्राम, इसे बोल दिया बी ब्लॉक, और ये बच्चों डोरी से जुड़ा हुआ है छोटे ब्लॉक से, इसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है। दो ब्लॉक आपके पास है बी और इसे बोल दिया ए, ये है डोरी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डोरी में तनाव कितना है, ए का मास आपको दे दिया 10 किलोग्राम, बी का मास दे दिया 20 किलोग्राम, और ये डोरी है, ठीक है। डोरी में तनाव दोनों साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। डोरी में का तनाव कितना है, डोरी में तनाव यानी इस पर फोर्स लगेगा, तो इसमें दो कंडीशन आपको दे रखी है कि अगर मान लो इस पर फोर्स लगाया जाए, 600 न्यूटन का फोर्स दे रखा है आपको, F इज इक्वल टू 600 न्यूटन, 600 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया जाए तो डोरी में तनाव कितना है, तनाव T रहता है। दोनों स्थितियों में तनाव क्या रहता है बच्चों, T, दोनों तरफ तनाव लगता है। देखो आप ए पे फोर्स लगा रहे हो, तो जैसे मान लो ये एम ए मान लेता हूं मैं इसको, एम ए, और ये कितना है, एम बी, और टोटल फोर्स
जो है वो 600 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों? 600 न्यूटन। ठीक है, तो जो फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये कितना एक्सीलरेशन होगा इनमें, उससे हम निकालेंगे तनाव। इक्वेशन वही है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, अगर इस पर हम इस तरह लगा रहे हैं फोर्स, तो इस तरह जाएगा m a इंटू ए। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या बनती है कि देखो इधर लग रहा है t, इधर लग रहा है f, तो इक्वेशन क्या बनेगी इस तरफ कि परिणामी बल हो गया f माइनस टी। f माइनस टी इज इक्वल टू m a a। तो मुझे निकालना है टेंशन फोर्स, तो इसको इधर ले आओ। तो बच्चों F माइनस एम ए ए, तो ए की जरूरत पड़ेगी आपको। तो बच्चों T इज इक्वल टू F माइनस एम ए। अब एक्सीलरेशन तो पूरे सिस्टम का है, और टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास यानी एम ए प्लस एम बी, ये हो जाएगा। क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, तो एम या टोटल मास है ए का और बी का। तो सॉल्व करके निकाल देते हैं। देखो T इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसे चलो एक थोड़ा सा और में सॉल्व करो। F कॉमन आ गया, 1 माइनस एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है, तो ये पहले एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। देखो F कितना है? 600, 1 माइनस ए का मास कितना है? 10, और 10 प्लस 20 यानी 30। तो बच्चों ये आ गया 600 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 30। ठीक है, ये हो गया 30 दूनी 60। तो 400 न्यूटन का टेंशन फोर्स हो गया डोरी में। कब? जब ए पर फोर्स लगाते हैं। किस पर फोर्स लगाते हैं बच्चों? ए पर। अब मतलब बात करें बी की, बी पर इतना फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का ही, तो बी को मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये देखो ये हो गया। तो टेंशन तो कितना टी, इसमें ये फोर्स लगा रहे हो कितना? 600, ये इधर जाएगा, तो इसका मास है एम बी ए। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो इक्वेशन यहां क्या बनेगा? इधर जा रहा है ए, तो यहां इक्वेशन बनेगा बच्चों एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम बी ए। ठीक है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम बी। टोटल मास ये तुरंत क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स और एम ए प्लस एम बी। तो यहीं से सॉल्व कर लिया आप। एफ कितना है? 600 माइनस टी इज इक्वल टू, टी निकालना है, एम बी कितना है? 20, 600 20 प्लस 10 यानी 30, कर जाएगा 20। तो 600 माइनस टी इज इक्वल टू 400, और टी कितना आ गया? 200 न्यूटन। तो जब बी पर फोर्स लगाएंगे तो डोरी में 200 न्यूटन का तनाव बल लगेगा, और जब ए पर फोर्स लगाएंगे तो डोरी में 400 न्यूटन का तनाव बल लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन करेंगे 16। ये घेरने वाले क्वेश्चन है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें देखो एक घंटे इस तरह बांध रखी है। ये घंटे दे दी आपको। ठीक है, डोरी बंधी हुई है इसमें, और डोरी से इस तरह एक पिन ऐसे दे दिया और एक पिन ऐसे दे दिया, भारी वाला नीचे रहेगा। तो बच्चों ये मास दे दिया आपको m1, और ये मास दे दिया आपको क्या? m2। क्लियर है? और जो m1 m2 है हमारे पास, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि m1 यहां पर है 8 किलोग्राम, और m2 यहां पर है 12 किलोग्राम। ये दो m1 m2 द्रव्यमान के पिंड है, घेंटे से लटका दिए इस तरफ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। तो m1 कम है तो m1 ऊपर चला गया, m2 भारी है तो m2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन इसमें ऊपर की तरफ होगा, और नीचे जा रहा है तो एक्सीलरेशन इसमें नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? तो जो m1 है तो नीचे फोर्स लगेगा m1g, m2 है तो नीचे फोर्स लगेगा कितना? m2g। अब इस फोर्स के कारण यहाँ टेंशन कितना होगा? T, और यहाँ भी टेंशन कितना होगा? T। क्लियर है? ये आपको घंटी दे दी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि T और A निकालिए।
AOT आपसे सर पूछना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के M1 के लिए, जो मैं M1 की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास M1 वाला पिंड है, ठीक है। तो बच्चों नीचे फोर्स कितना लग रहा है M1G, ऊपर कितना लगेगा T, डोरी है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ। तो बताओ ऊपर नेट बल कितना होगा, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है M1G, तो ऊपर कितना हुआ T माइनस M1G, और बल होता है किसके बराबर, A के MA के बराबर। एक इक्वेशन ये बन जाती है इसमें, ठीक है। T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, क्लियर है, ओके। तो यहाँ भी देखो हम जो जो इक्वेशन में है वो लिख लेते हैं। T माइनस M1 कितना है 8, ठीक है, G को आप 10 मान ले चलो, और M1 हमारे पास है 8A, यानी आ गया T माइनस 80 इज इक्वल टू 8A, यानी T माइनस 8A इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा एलिमेंट हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम इसका। तो देखो ये बच्चों M2 है, नीचे कितना मास M2 के कारण M2G लगेगा, और टेंशन फोर्स लग रहा है इसमें कैपिटल T, ये नीचे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे परिणाम बल कितना होगा, ये M2G है, ऊपर लग रहा है T, नीचे कितना लगेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, यानी M2G माइनस T इज इक्वल टू बल होता है M2A के बराबर, ठीक है ना। बल किसके बराबर होता है MA के बराबर होता है। नीचे M2G लग रहा है, ऊपर लग रहा है T, तो नीचे परिणामी कितना लगा M2G माइनस T बराबर M2A। तो यहाँ M2 है 12, तो 12 इंटू 10 माइनस T इज इक्वल टू 12 इंटू A, तो 120 माइनस T इज इक्वल टू 12A, ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशन मिल रही है मुझे वो मिल रही है 120 इज इक्वल टू T प्लस 12A, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां से आप A और T निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो इक्वेशन मिल गई आपको T और A में, तो आप A और T निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां से देखो T की वैल्यू मैं यहां रख दूं, देखो इक्वेशन 1 से T क्या होगा, इस वजह लिया हूं, ये हो जाएगा 80 प्लस 8A, ठीक है। ये T होगा 80 प्लस 8A, इस 80 प्लस 8A को इसमें रख दो 2 में, 2 से रखो इसमें, देखो 120 इज इक्वल टू T की वैल्यू कितनी है 80 प्लस 8A प्लस 12A, तो कितना आ गया बच्चों, आप देख सकते हैं, हाँ जी। तो कितना आ गया देखो 120 में 80 गया तो 40, 12 और 8 20A, A आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना बिल्कुल, ओके। अब जब A आ गया तो T भी आ जाएगा, तो आप A की वैल्यू इसमें रख दो तो T निकल जाएगा, 1 में 2 में कहीं रख दो, तो यहाँ रख देता हूँ मैं। देखो इक्वेशन 1 से T माइनस 8A कितना है 2 इज इक्वल टू 80, तो T 8 दूनी 16 80, तो T हो गया 80 प्लस 16 यानी 96 न्यूटन का तनाव बल लगेगा। तो टेंशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में शुरू करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।